व्यवस्था, समाज व्यवस्था को लेकर ही है था ये, जिसमें ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, हाँ, तो एक पहले कभी रविंद्र शर्मा जी के एक कथन में भी सुना था, हमने भी इसकी चर्चा की थी, उसी को लेकर ही प्रश्न है। ये जो वर्ण में जाति और जाति में वर्ण की ऐसी बातचीत हुई थी, उसका मैंने कुछ उल्लेख जो हमारी समझ में आया था, मेरी समझ में आया था, वो अपने लेख में भी मैंने थोड़ा किया था। लेकिन ये जो जातियां हैं, ये सिर्फ शूद्र वर्ण में होती हैं, ऐसा रह रहकर सामने आता है। जो वैश्य वर्ण है या क्षत्रिय वर्ण है, और या ब्राह्मण वर्ण है, इस माने जाति तो एक 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 कुशलता को लेकर, एक स्किल को लेकर, हाँ, ऐसा एक समुदाय, एक जैसे कौशल का एक समुदाय जाति स्वरूप में रहा। लेकिन हम ये जातियां जो हैं अपने समाज में, क्षत्रियों में भी नाम सुनते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है कि इनमें अंतर क्या है। तो इस पे आप थोड़ा रोशनी डालेंगे तो अच्छा रहेगा। एक तो ये जाति में 4 वर्ण होते हैं, ये बात ही मेरे लिए तो नई है। जी। मैंने कभी अन्य डिस्कोर्सेस में ना तो कभी पढ़ा है, ना कभी सुना है। ये बात मैंने पहली बार सुनी आदिलाबाद के श्री रविंद्र गुरु जी के विमर्श में, और फिर उनके उनके कार्य को जो आगे बढ़ा रहे हैं, वे भी ऐसा कहते हैं, और ऐसा कहते हैं कि एक जाति में समझो, अब ये शूद्र वर्ण में ही ऐसे शूद्र वर्णों की जो जातियां होती हैं, उनमें ही ऐसे एक जाति में 4 वर्ण होते हैं, अन्य जातियों में नहीं। तो मेरे लिए तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐसा ही इक्वेशन है। हम ये तो एक मुद्दा हुआ। मैं ये पूछती हूँ कि हमारे यहाँ रोटी बेटी का व्यवहार ये वर्णों के बीच में चलता है नहीं चलता है, ऐसा वर्णों को लेकर तो हुआ है। तो क्या एक जाति में समझो मोची जाति है, उसमें 4 वर्ण हैं, उसमें एक ब्राह्मण है, और क्या सुथार जाति में 4 वर्ण हैं, तो सुथार और मोची का विवाह होगा क्या? तो ऐसा सजातीय विवाह करना चाहिए, इसमें तो ऐसा नहीं होगा। सवर्ण तो होगा, सजातीय नहीं होगा, फिर कैसे होगा? ये तो एक गुत्थी है। दूसरी गुत्थी है, एक ही जाति में यदि 4 बेटे हैं और 4 वर्ण हैं, तो उनका आगे लीगेसी कैसे चलेगी? ये ब्राह्मण वर्ण का मुख्य जाति और ब्राह्मण वर्ण कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा? तो वर्ण व्यवस्था ये व्यवस्था के लिए है, जाति व्यवस्था ये व्यवस्था के लिए है, तो ये तो अव्यवस्था होगी। तो फिर इसकी बहुत कुछ चर्चा तो नहीं होती है। इसलिए मेरी समझ में ये नहीं आता है कि एक जाति में एक से अधिक वर्ण होते हैं। मैं 2 कारण हैं। एक, ना तो मैंने और कहीं ये सारा विवरण पढ़ा है, सुना है, और दूसरा, चलो पढ़ा नहीं कहीं इसलिए किसी को नहीं बोलना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अगर वो इस प्रकार से प्रतिपादन करते हैं तो ठीक है, परंतु फिर लॉजिकली तो नहीं बैठता है। व्यवस्था की दृष्टि से तो नहीं बैठता है, तो फिर इसको कैसे समझा जाए? तो ये 2 मुद्दे मेरे इसमें हुए। तीसरा मुद्दा ये है
कि जाति व्यवसाय के अर्थ में, व्यवसाय के संदर्भ में ये तो बहुत ही आधुनिक माने अभी-अभी की बात है। होगी जब 500-700 वर्ष की होगी, ये भी नहीं। परंतु शास्त्रों में जाति शब्द जो है, वो तो जन्मना जाति, जाति माने स्वभाव, माने हिंदू जाति, स्त्री जाति, पुरुष जाति, फिर प्राणियों में ये सिंह जाति, सरीसृप जाति, ऐसे स्पेसीज के रूप में जाति शब्द का उल्लेख हुआ है। जब भगवद गीता में कहते हैं कि उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः, तो जाति धर्म ये तो स्वभाव को लेकर है और स्वभाव जन्मजात होता है, इसलिए जन्मना जाति है, जन्म से ही जाति, ऐसा ये शब्द प्रयोग किया गया है। तीसरा, हम जब अधिजनन शास्त्र में निरूपण करते हैं तो कहते हैं कि गर्भाधान के समय ही मनुष्य की 3 बातें निश्चित हो जाती हैं, जाति, आयु और भोग। तो ये जाति क्या है? जन्मजात संस्कार है, उससे जो स्वभाव बनता है वही जाति है। दैशिक शास्त्र का निरूपण करते हैं कि कोई भी राष्ट्र है तो राष्ट्र कैसे बनता है। हम इधर की एकात्म मानव दर्शन की भाषा में कहते हैं कि भूमि, उस भूमि के ऊपर निवास करने वाली प्रजा और उसका जीवन दर्शन। दैशिक शास्त्र में की भाषा में कहे तो जाति, देश और चिति, ये 3 को लेकर ही राष्ट्र बनता है। तो जाति ये स्वभाव के रूप में जन्मजात संस्कारों से जो जाति बनती है, स्वभाव बनता है, उस अर्थ में पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर जो बनता है उसके हिसाब से जाति शब्द तो बनता है, जाति की संकल्पना बनती है। इसलिए मैं भी इस विषय में बहुत ज्यादा उलझती तो नहीं हूँ, परंतु मेरी समझ में इस प्रकार का कुछ आता है। अभी इतना पर्याप्त है। ये जातियों की बात होती है, ये हाँ, हाँ, जब भी हम उदाहरण देते हैं तो हाँ, वो शूद्र वर्ण की जातियों के ही उदाहरण हम देते हैं। देते हैं। हाँ, 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 लेकिन हाँ, वैश्य इसको वर्ण भी, लागू हाँ जी, उस रूप में लागू करना है तो ब्राह्मण मेरा प्रपोजिशन तो ये है कि जाति यदि व्यवसाय से जुड़ी है तो ब्राह्मण वर्ण में भी अनेक व्यवसाय होते हैं। कोई याज्ञनिक होता है, कोई पुरोहित होता है, कोई अध्यापक होता है, कोई वैद्य होता है, कोई राज दरबार में अमात्य होता है, कोई पाचक होता है माने भोजन बनाने वाला होता है। ऐसी अनेक जातियां ब्राह्मणों में भी होती हैं। अभी क्षत्रिय वर्ण में कौन सी जातियां होंगी इसका विवेचन बहुत पढ़ने में नहीं आता है या चर्चा में भी नहीं आता है। पूरा का पूरा क्षत्रिय वर्ण ही चर्चा में नहीं आता है। अन्यथा वैश्यों में भी ये तो होगा। वैश्यों में भी जैसे विभिन्न ये होते हैं कि मोदी होते हैं, गांधी होते हैं, ये सब विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वालों के ही सरनेम्स हैं। काछिया होते हैं, कणिया होते हैं माने अनाज का व्यापार करने वाले, कापड़िया माने कपड़े का व्यापार करने वाले, खलासी तो नाव में जाने वाले माने समुद्री जहाज में जाने वाले, उससे व्यापार करने वाले, उसमें भी मुनीम होते हैं, सेठ होते हैं, शाह होते हैं। अनेक प्रकार की जातियां वैश्यों में भी होती हैं और वे तो बहुत प्रचलित भी हैं। सेठ, साहूकार, शाह, मोदी, गांधी, कन्या, कापड़िया, काछिया, तेली, तंबोली, ये कितने होते हैं।
हमारी चर्चा बहुत सारी नहीं होती उसके विषय में, इतना ही है, बाकी जातियाँ तो असंख्य हैं और वर्णों में ही है, ये विभिन्न वर्णों में ही है सारी। क्षत्रियों में भी ताई ऐसे सुनते हैं ना, हाँ, हाँ, राजपूत है, ये हाँ, हमें सोलंकी है, कभी-कभी लगता है परमार कि है। ये हाँ, 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 ये हाँ, माने इसमें थोड़ा अध्ययन ही करना चाहिए कि ये हाँ, अलग-अलग हाँ, कैसे हैं? माने ये हाँ, अलग-अलग, हाँ, एक हाँ, राजपूत एक यादव से अलग कैसे है? हाँ, या हाँ, क्षत्रिय से हाँ, अलग कैसे है? वही। जाट से अलग कैसे है? हाँ, 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 वही, वही। ये सूर्यवंशी, चंद्रवंशी ऐसा भी सुनते हैं। ये ये भी भी है, हाँ, हाँ। हाँ, जातियाँ ही होंगी। ये तो माने अभी भी सरनेम्स भी होते हैं ना, सोलंकी, परमार, चौहान, इतने सारे होते हैं इसमें, राठौड़। अब क्या हुआ कि ये सारी सरनेम्स है ना, आजकल जिसको शूद्र वर्ण कहते हैं उनमें भी होती है, राजपूत में भी होती है। तो ये सब अभी वर्ण और जाति का समग्रता में अध्ययन है। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जो अध्ययन है, वो अभी नहीं होता है, हो नहीं रहा है, और कहीं पर होता है तो कोई एक सिरा पकड़ कर होता है, उतने ही संदर्भ में होता है। समझ तो इसका नहीं होता। मेरे पास एक ग्रंथ है, हमारे मध्य प्रदेश के ही एक ने बताया था, क्षत्रियों के 96 कुल होते हैं, महाराष्ट्र में प्रचलित है बहुत। ओ, हम तो 96 कुली राजपूत, मराठे। तो इतने कुल माने इतनी जातियां ये होते हैं। परंतु संक्षेप में कहें तो हमने हमने अध्ययन नहीं किया है इसका। ये तो मोटा-मोटा ऊपरी-ऊपरी जो समझ में आता है उतना ही हम बता रहे हैं। भाई पिछले सप्ताह मुझे एक पुस्तक के बारे में पता चला था, हुँ, जो हुँ। कल ही आई है मेरे पास। हाँ, वर्ण, जाति और कास्ट, ऐसा राजीव हाँ, मल्होत्रा जी का हाँ, हाँ, उन्होंने तो हाँ, वो भारतीय समाज की जो संरचनाएं हैं हाँ, उसके बारे हाँ, में कुछ लिखा है, हाँ। तो वो भी मैंने मंगाया था। मैं देखता हूँ हुँ, उसमें हुँ, कुछ हुँ, क्लैरिटी हुँ, बनती है हुँ, तो। हुँ, हुँ। जी। ये प्रणाम मैं प्रणाम ताई, संदीप बोल रहा हाँ हूँ। जी। हाँ, हाँ जी। ताई, हम जब भी इस विषय को लेते हैं तो अपना भी ये रहता है कि ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को हुँ, नए प्रकार से अभी हमें स्थापित और उल्लेखित दोनों ही करना रहेगा। तो हाँ। इसमें अभी जो है इस परिवार व्यवस्था का भी जो मूल है, वो हुँ, तो दाम्पत्य जीवन है, विवाह हुँ, संस्था है। हुँ, हुँ, तो ये विवाह जो है उसमें एक अंतर्जातीय विवाह ऐसा हुँ, हुँ, होता है जब, हुँ, तो हुँ, उसमें भी जैसे हमने कई बार चर्चा भी किया है कि भाई सीए हुँ, हैं या डॉक्टर है या हुँ, इंजीनियर है, तो वो हुँ, हुँ, उनकी एक प्रकार की वो जाति है। हुँ, पर उसी प्रकार के उसमें रहना चाहिए, तो वो हुँ, निभता भी आराम से है। हुँ, और हुँ, अभी जैसे जो स्थापित है वो है कि जाति तो जन्मना होती है, तो हुँ, यह भी है कि वो उसके अनुसार ही उसका सोच और व्यवहार भी रहता हुँ, है। तो हुँ। ये दोनों यहाँ पे आकर के कॉन्ट्राडिक्टरी हाँ, एक तरीके से होता है, हो जाता है। होता है। हाँ। पर अभी जो व्यवस्थाएं हो गई है हुँ, उसको लेकर के मेरा भी ऐसा देखना है, क्योंकि पिछले 20-25 वर्ष से जो ये विवाह योग्य युवक युवतियां होते हैं, हमें हुँ, सीधा सीधा उन्हें ही पढ़ाने का मौका मिलता है। हुँ, तो उसमें हम यूँ देखते हैं कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए या मेडिकल कॉलेज हो गए या सीए के हुँ, संस्थान हो गए, चूंकि ये हुँ, कोएड ही हुँ, है संस्थान, हुँ, तो इसमें जो बच्चे साथ में रहते हैं उनके हुँ, विवाह जो हुए हैं हुँ, वो लंबे समय तक चलते भी हैं तय और हुँ, निभते हुँ, भी हैं। हुँ, और उसी समाज में जो हो रहे हैं, अलग अलग परिवेश में पले बड़े होते हैं, हुँ, मतलब हुँ, उसी जाति के हैं, हुँ, उनके विवाह इतने चलते नहीं है। ये एक हुँ, हुँ, सत्य है कि सामाजिक रूप से ये हुँ, विवाह विच्छेद होना हुँ, ये समस्या के रूप में ही है हमारे हुँ, सामने। पर हुँ, ये हुँ,
ये आपने जो बताया ना कि नए सिरे से स्थापित करने के, अब सीए को पता है कि दोनों पति पत्नी जो हैं रात को क्लोजिंग के टाइम होंगे, रात को लेट तक काम होगा, या डॉक्टर्स हाँ, को पता है कि हाँ, कभी भी हाँ, 24 घंटे इमरजेंसी में रहना पड़ेगा। पुलिस के हाँ, अंदर दोनों ही आईपीएस हैं, तो भी हुँ, उनकी अच्छे से निभती है। हुँ, तो ऐसा हुँ, जो होता है, हुँ, इसको जब ऐसे प्रसंग सामने आते हैं या ऐसे हुँ, प्रश्न भी हुँ, सामने आते हैं, कभी-कभी हुँ, कोई ऐसे छात्र भी हुँ, हमारे सामने इस आयु हुँ, वर्ग के जो होते हैं, तो वो हुँ, हमारे से हुँ, पूछते हैं, तो उसको देखना कैसे चाहिए? मेरा एक बार जैसे प्रश्न आते भी हैं, तो मेरा उत्तर तो ऐसा ही होता है कि हुँ, आप एक दूसरे को इस प्रकार से जब समझते हैं, क्योंकि आपका कार्यक्षेत्र एक रहने वाला है और हमारी हुँ, जातियां वर्ण व्यवस्था तो जन्मना है, लेकिन जाति कर्म पर आधारित है। आपके हुँ, कर्म, जब आप अपना व्यवसाय करेंगे तो वो एक ही रहना है लगभग। हुँ, तो इस कारण से आप करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और अब हुँ, दूसरी समस्या ये है कि पहले तो 10 15 12 10-10 बच्चे भी दहाई के अंक में भी किसी दंपति के आराम से हो जाते थे। अब ले हाँ, देकर 1 या 2 बच्चे होते हैं उनके। हुँ, हुँ, तो पहले क्या ऐसा कोई होता था तो वो उसको घर पे ही नहीं आने देते थे, सब चल जाता था। अब एक ही तो संतान है, तो लोग उसको हुँ, घर से भी नहीं निकाल पाते हैं, और उसको स्वीकार्यता भी होती है, और उसका पूरा वैभव के साथ में समाज में लोग मान भी करते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि ये सहज रूप से स्वीकार्य है। अंतरजातीय विवाह अरे करा, मुझे माँ सुनाई बाप हाँ, हाँ, हुँ, अंतरजातीय विवाह करा, माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध विवाह करा, तो वो हुँ, बहुत ही सरलता से स्थापित हो गया है समाज में। तो हुँ, इसको हमें हुँ, कैसे हुँ, देखना चाहिए? इस पे हमारा प्रतिसाद किस प्रकार का होना चाहिए? कैसा व्यवहार करें ऐसे प्रसंगों पर? ये कभी तो लगता है कि जो परिवर्तन है वो ठीक है, कभी यूँ लगता है नहीं, इस परिवर्तन के तो बहुत अधिक नुकसान भी हैं। तो इसको कैसे एड्रेस करें पहले? हाँ, ये क्योंकि नित्य व्यवहार का विषय हो गया अब तो ये। कि मैं इस विषय में कुछ विचार मैं करती हूँ, कुछ प्रोपोज़िशंस भी बनाती हूँ, तो भी मैंने लिख कर या बोल इन विषयों को करने का या रूप से उसका प्रतिपादन करने का साहस अभी नहीं किया है। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि अ, ऊपर-ऊपर के प्रचलित व्यक्तिगत ऐसे उदाहरणों को लेकर उसके आधार पर कुछ समीकरण बनाना माने इक्वेशंस बनाना या ये होगा। इसका बहुत व्यापक विचार होना चाहिए क्योंकि बहुत पहले से अ, अनुवंश और समाज व्यवस्था इन दोनों का ताना-बाना जोड़कर फिर समाज व्यवस्था माने इतना बृहत हमारा देश है, ये लेकर और अनुवंश ये लेकर अनुवंश भी बहुत दीर्घ परंपरा है और देश कहें तो बहुत बड़ा है। ऐसी सारी व्यवस्थाएँ गई हैं, हज़ारों वर्षों से बनाई गई हैं और वेद काल, रामायण काल, महाभारत काल, इवन चाणक्य का यदि हम कहें तो 250 वर्ष पूर्व की बात हुई कि ये चला है। इसका इसको स्वीकृति प्राप्त हुई है, सार्वत्रिक स्वीकृति प्राप्त हुई है और इसके वैसी वर्ण व्यवस्था थी, तो एक प्रकार से डेरोगेटरी सेंस में उनके आलोचनात्मक पद्धति से उनका विचार किया जाता है और आधुनिक काल में कहाँ वर्ण और जाति के अंतर तो मिटाना है। उस आज इसलिए आज की स्थिति को देखते हुए और हमारा हजारों वर्षों का इतिहास देखते हुए इसका समन्वित अध्ययन होने की आवश्यकता है। इसलिए मैं इसमें कोई बहुत कुछ पढ़ती नहीं। उनके आधार पर हम मार्गदर्शन करते हैं। तो ऊपर-ऊपर से हमको दिखता ही है कि जो व्यापार के क्षेत्र में हैं वे उद्योग उत्पादन के क्षेत्र में हैं वे कारीगर विभिन्न क्षेत्र के ये सब होमोजेनियस ग्रुप बनता है।
परंतु वो थोड़ा तत्काल और सतही ऐसा होता है। तो ठीक है, वर्तमान में जो भी एक 10-50 वर्षों तक की स्थिरता की दृष्टि से हम बात करें, तो करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु वे यह लॉन्ग टर्म और देश विश्वव्यापी नहीं होगी, ऐसा है। परंतु ये मेरे स्ट्रे थॉट्स हैं, ऐसा अगर हम कहें तो भी चलेगा। मैंने भी तो अध्ययन नहीं किया है इस विषय पर बहुत। मैंने अनुसंधानात्मक अध्ययन नहीं किया है, पढ़ा है कुछ, सोचा है कुछ। जी। तो ये जो संदीप जी का प्रश्न था, इसमें एक तो रह कर दुविधा रहती है मन में। हाँ, जैसे वो प्रश्न रखे थे, वो बड़े ऐसे ही प्रश्न रखना है, लेकिन वो प्रश्न में ही जैसे 2 सीए हैं। हाँ, तो जब 2 सीए बने, पति पत्नी दोनों सीए हैं, या दोनों बीपीएस हैं, या दोनों डॉक्टर हैं, तो जो समय होना है ये अलग अलग बने। हमको मालूम है वो व्यवसाय में क्या होता है, क्योंकि हमने उसकी पढ़ाई करी है अभी। लेकिन ये हमारे अलग अलग व्यवसाय हैं, और हमको मैनेज करना है और हमको समझना है, क्योंकि हमारे ही व्यवसाय हैं। तो ये परिवार में जो स्त्रियां हैं, उनका जो व्यवसाय है और उनकी जो अपना अलग से अर्थार्जन है और अपना अलग से व्यवसाय है, ये इस बात को भी हमको एड्रेस तो करना ही चाहिए। माने एक आइडियल सिचुएशन है और एक सिचुएशन आज के समाज की सिचुएशन है। इसको हमको इसका भी एक प्रतिपादन हमारी ओर से होना चाहिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारी ओर से होना चाहिए। कभी कभी मुझे विद्या क्षेत्र में भी लगता है ताई, हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जो छात्रियां हैं। हाँ, और वो कितना स्ट्रगल करते हैं, घर को भी संभालना है। और मैंने अभी ये आचार्यत्व, ये एक परिवार से अलग हट के एक काम हो गया है ना। ये परिवार के साथ समरस काम नहीं है। तो ये मैंने मेरे मन में ये हमेशा चलता रहता है कि ये हम ठीक भी कर रहे हैं कि ये एक व्यवस्था बनाने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन में हम भी इसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या वो ठीक भी है, या इसका कुछ और तरीके से हमको सोचना चाहिए? ये नहीं नहीं, मैं इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ जो है, दोष जो है, वी आर नॉट थिंकिंग देम एज ए यूनिट ऑफ फैमिली। एक कुटुंब को यूनिट तो बनाने की दिशा में हम विचार ही नहीं कर रहे हैं। ये तो 2 डॉक्टर हैं, पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के नाते भी दोनों इंडिविजुअल ही हैं। वो ठीक है कि होमोजेनस है, बाकी तो 2 लोग हैं, वो एक नहीं है। तो एक कुटुंब के नहीं है वे। पति का इंटरेस्ट कुछ अलग है, पत्नी का अलग है। पत्नी का करियर है, पति का भी करियर है। दोनों क्या एक क्लिनिक चलाते हैं? नहीं, ये तो इसकी स्पेशलिस्ट है, वो उसकी स्पेशलिस्ट है। दोनों एक कहाँ करते हैं? तो कुटुंब में मुख्य मुद्दा है, कुटुंब के संदर्भ में पहले सोचना चाहिए। बाद में कुटुंबों के यूनिट बनने के बाद जाति बनती है, बाद में वर्ण बनता है। पहले कुटुंब तो चाहिए कि नहीं? तो कुटुंब एज सच व्यवस्था की दृष्टि से सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में आज भी विचार का विषय नहीं है। हम वी आर थिंकिंग इन द आउट ऑफ द होम पर्सपेक्टिव। ये तो सब बाहर की बातें हुई, घर का क्या है? घर में यदि पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, 1 बालक है, 3 संतानें हैं, जो भी हैं, दे आर इंडिविजुअल्स। आपको ये स्मरण में आता है कि हमारी जो छात्राएं हैं, उनके करियर की बात होती है, तब उनके पतियों की बात नहीं होती है।
या लड़कों के करियर की बात होती है, तब उनकी पत्नियों की बात नहीं होती है। क्यों? दैट इज़ द फर्स्ट प्राइमरी बेसिक पॉइंट है कि कुटुंब बनेगा क्या? तो कुटुंब बनाने की दृष्टि से अभी भी हम क्या कहते हैं, नीचे से माने बीज से वृक्ष की ओर नहीं जा रहे हैं, फल से शाखाएं, शाखाओं से तना, तने से बीज, इस तरफ जा रहे हैं। किससे विवाह होगा? ये हम 17, 20, 22 वर्ष के बेटे माने छात्र या छात्रा के संदर्भ में नहीं सोचते हैं। तो मुझे लगता है हाँ, कि ये 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 क्लैरिटी ये लाना ये बहुत जरूरी है। हाँ, हाँ, ये हाँ, जो हाँ, ये कुटुंब का मैंने हाँ, क्या क्या हम ऐसा बोल रहे हैं कि पत्नी ने हुँ, वही करना है जो पति कर रहा है। हाँ, या हमने मैंने हम तो आजकल तो सभी का करियर बनाने में लगे हैं। हाँ, हाँ, और हाँ, छात्राओं का उनका बनाने में लगे हैं। मैंने हाँ, छात्र कुछ हाँ, कर ही नहीं हाँ, है, छात्राओं का हाँ, बनाना है। हाँ, हाँ, और हाँ। बहुत तो है। मेरा 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 आक्षेप माने मेरा आरोप तो ये है कि लड़कियों के स्त्रियों के ही पीछे क्यों पड़ गए हैं? लड़कों का और पुरुषों का तो देखो ज़रा, और दोनों का साथ मिलकर देखो ना। इट शुड बी स्त्री विमर्श नहीं होना चाहिए, स्त्री पुरुष विमर्श होना चाहिए, या कुटुंब विमर्श होना चाहिए। स्त्री विमर्श, ये आज चिंता की बात हुई, इसका इम्प्लीकेशन तो ये है कि ये समाज की स्थिति खराब हुई है, उसमें स्त्रियों का ही दोष है। वो घर से बाहर जाने लगी, वो पढ़ाई करने लगी, वो अपने करियर के बारे में चिंतित हैं। पुरुष तो बेचारे गिनी पिग हैं, वो घर उपेक्षित हो रहा है क्योंकि महिलाएं बाहर जा रही हैं। पुरुष का क्या? वो तो जो करना चाहिए वही कर रहा है। वो कहाँ सारा छोड़कर रसोई में जा रहा है। महिला जा रही है ऑफिस में, पुरुष थोड़े रसोई में जा रहा है। तो पुरुष तो आक्रमण नहीं कर रहा है, स्त्री का जो क्षेत्र है, पारंपरिक क्षेत्र है, उसमें स्त्रियां आक्रमण कर रही हैं या अपनी मर्यादा छोड़ रही हैं। तो ये विमर्श ही हमारा कुटुंब कुटुंब एज ए यूनिट की दृष्टि से गलत दिशा में जा रहा है, ऐसा तो मुझे लगता ही है। और मैंने कई बार कहा है कि ये गृहित क्या है? स्त्री को आज भी गृहित यही है, स्त्री को अपने आप को सिद्ध करने के लिए वही सारे काम करने हैं जो पुरुष करते हैं। पुरुष को स्त्री के संदर्भ में स्थापित होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसको नहीं करना पड़ता कि हाँ, मैं बहुत अच्छा भोजन बनाता हूँ क्योंकि मैं स्त्री के इक्वल हूँ। तो मान तो यही रहा लिया है कि पुरुष जैसे बनो, तभी आपकी स्वीकृति है, तभी आपकी प्रतिष्ठा है। तो ये तो गलत ही है। नहीं, नहीं, मैं कुछ नहीं करती। अच्छा, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी कुछ नहीं करती, ये कितना सामान्य प्रश्न है। और यदि कोई परिचय देने के लिए खड़ी होती हैं, तब भी कुछ नहीं करती, मैं केवल गृहिणी हूँ। क्या बात हुई है? हमारा घर डॉक्टर का घर है, ऐसा नहीं कहता कोई। मेरे पति डॉक्टर हैं और मैं सोशियोलॉजी की लेक्चरर हूँ। मेरा अपना करियर है, उनका अपना करियर है। यहाँ हम दोनों डॉक्टर हैं। दोनों ने अलग-अलग डिग्री, अलग-अलग करियर, ये सब है। तो ये मेरा कहना इतना ही है कि इस विमर्श के लिए काफ़ी कुछ समय देने की आवश्यकता है। ये सारे प्रश्न सेटल कैसे होंगे? तो मेरा इसमें प्रोपोज़िशन भी ये है कि एग्रीमेंट पहले होता है। कुटुंब की बात तो करो। कुटुंब की बात के बिना जाति और वर्ण की बात कैसे करेंगे? ये इसमें भी एग्रीवेट होता है ताई। अभी
ये वुमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है। आ रहा है। जो अब हमारे हाँ, कॉरपोरेट में भी ताई जब पहले हाँ, काम करते थे तो हमेशा हाँ, रिपोर्ट होता था कि हाँ, मैनेजमेंट में कितनी हाँ, स्त्रियां हैं, हाँ, तो वो कोई हाँ, टारगेट हाँ, रहते थे, हाँ, इन्हें 15% हाँ, स्त्रियां होनी चाहिए, हाँ, 20%। हाँ, होनी तो चाहिए। ये हाँ, ये विमर्श कुटुंब का विमर्श नहीं है, हाँ, ये हाँ, ये तो कुछ और ही विमर्श है। और ही विमर्श है, और ही विमर्श है। इक्वल आपके अपॉर्चुनिटी। कॉर्पोरेट में क्यों, हमारे संगठनों में भी, विद्या भारती में भी हर एक स्तर पर कितनी महिलाओं की सहभागिता है। फिर ये आता था कि महिलाओं की सहभागिता तो निर्णय प्रक्रिया में है ही नहीं। ये प्रश्न तो आता था वहां पर भी। सब जगह हमने स्त्री और पुरुष को ऐसे एक दूसरे के सामने खड़े कर दिए हैं। जी। विश्व अच्छा, सेना कुछ। बाकी लोग श्रवण भक्ति मुफ्त में कर रहे हैं, ऐसा थोड़े चलेगा। हाँ, विश्वक्सेन जी आप कुछ बता रहे हैं। जी। नहीं, मैं बोला था इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये शब्द बहुत यूज करते इक्वल अपॉर्चुनिटी, हाँ, और क्या। कॉर्पोरेट में। तुम क्यों ट्रक ड्राइवर बनोगे, मैं भी बनूंगी। ये मैं भी वाला प्रश्न जो स्त्रियों का है, उन्होंने भी स्वीकार ही कर लिया है कि मुझे उसके जैसा बनना है। कभी भी ऐसा मन में नहीं आया कि उसको मेरे जैसा बनकर दिखाना है, ऐसा तो कभी आता ही नहीं। इक्वल और अपॉर्चुनिटी, ये प्रश्न स्त्रियों का क्यों होना चाहिए, पुरुषों का क्यों नहीं है? क्योंकि पुरुष श्रेष्ठ है भाई। हाँ, पुरुष श्रेष्ठ हैं, वही तो। पुरुष श्रेष्ठ हैं। ये जो बात, एक परिवार का एक व्यवसाय हो, कुटुंब हम्म, बने, उससे उसी पे ही काम हम्म, करना चाहिए। अभी मान हम्म, लीजिए मैं जॉब कर रहा था, जॉब हाँ, छोड़ रहा हूँ, तो ये कर रहे कि साथ में हम मिलके क्या कर सकते हैं, हाँ, उसके हाँ, बारे में सोचना। हाँ, वहीं से एक नया हम्म, ये शुरू होगा। हम्म। अ, अभी रघुवंश में और वो जो महाकाव्य है उसमें वर्णन आता है, कार्येषु मंत्री भोज्येषु माता, प्रिय शिष्या ललिते कला विधौ। ललित कलाओं में पत्नी है, वो प्रिय शिष्या है। कार्य करने में वह मंत्री है माने सारा परामर्श देती है। भोज्येषु माता, भोजन की बात आई तो वह माता के समान है। तो कार्येषु मंत्री जो है वो नहीं रहा अभी। करणेषु दासी, करणी माने ये जो क्रिया माने कपड़े पहनना है, भोजन करना है, व्यवस्थाएं बनाना है, तो उसमें दासी माने परिचर्या करने वाली, सेवा करने वाली, ऐसी ऐसी पत्नी का वर्णन है। ताई इसमें सावध रहे, तो आप जैसा बता रहे हो 50-60 साल तो इसको सेटल होने में वर्ण व्यवस्था और ये होगा, उस होगा, हाँ होगा। ये होगा, पर उसको 50-60 साल जो सेटल होने का है, उसके लिए एक ढांचा मानसिक रूप से या तात्विक रूप से या व्यवहारिक रीति रूप में कैसे होगा, वो ढांचा बनेगा तब वो 50-60 वर्षों का चालू होगा काउंटर। क्योंकि शिशु शिक्षा का या गर्भ शिक्षा का या जो तात्विक पक्ष है वर वधु चयन का, ये तो सब हमने चर्चा में लिया ही है, लेकिन वो कैसे अभी की जो समाज है उसके अंदर अपने को इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करके आपस में मंथन करने की आवश्यकता तो हाँ, बहुत हाँ, अधिक है। हाँ, बहुत अधिक क्योंकि है। हमने शिशु शिक्षा बाल शिक्षा ये कराई है सीधी सीधी, इसलिए उसमें, हाँ, पर यूनिवर्सिटी में ठीक है ज्ञानात्मक या जानकारी जो विषय हैं उसको केंद्रित लेकर के अध्ययन हुआ है, लेकिन उस हाँ, समय की जो आयु है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि एकदम ही ये यूनिवर्सिटी व्यवस्थाएं भंग हो जाएगी और ये सारा वैसे लागू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा अभी,
कम से कम 40 साल तो 50 वर्ष तो नहीं होगा, लेकिन उस बीच में हमारे को कुछ ना कुछ ऐसा चिंतन तो प्रस्तुत करना ही चाहिए समाज हाँ के करना। सामने। हाँ तो उसके लिए तो कुछ कुछ छोटे छोटे ऐसा करें कि हाँ इसमें कमी ऐसी हो सकती है या दिक्कत ऐसी रहेगी, तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, हम्म, हम्म, ये कुछ ऐसा। हाँ लता जी और राजेंद्र जी आज उपस्थित हैं, तो जरा उपस्थिति दर्ज भी होनी चाहिए। महेश भाई भी हैं तय। महेश भाई भी हैं। हाँ, मैं बोल लेता हूँ। मैं श्रवण भक्ति ही ज्यादा अभी करने में विश्वास रख रहा हूँ, क्योंकि एकदम से अचानक इतने सारे विषय आ गए हैं सामने। लेकिन मूल रूप से तो यही समझ में आ रहा है कि जो बिल्कुल जिसको बोलते हैं सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस, वो भी इसमें कहीं अप्लाई होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि स्त्री को पुरुषों से होड़ करनी है और समाज में ऐसी वो मानसिकता बन गई है, इसलिए वो आगे वैसा का वैसा जा रहा है। और कोई ऐसा लॉजिक लगा के नहीं देखता कि भाई ना। पुरुषों का श्रेष्ठत्व एक तरह से आप लोग मान्य हाँ करते हो हाँ कि मान्य ही अगर, करते हैं। हाँ, हाँ हाँ तो इसका मतलब तो जो करके दिखाना चाहते हो कि हम श्रेष्ठ हैं, वो पहले से ही तो पराभव तो स्वीकार कर लिया है कि श्रेष्ठत्व पुरुषों का है। तो हाँ बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात हाँ दिखी इसमें। तो मैं सोच रहा था इस तरह से कि ये लॉजिकली तो वैसा देखने की बजाय उसको देखना चाहिए कि काम कैसा हमारा होना चाहिए। ये मानसिकता का ही सवाल है, और वो बाहर से ही आ रही है मानसिकता भी ये। बाहर से ही आ रही है। हाँ, हैं कुछ व्यवस्था जाती हैं, व्यवहार तक पहुंचना ये हमारा पूरे एकेडेमिया का विषय ही नहीं रहा है कि व्यवहार तक जाओ। वो केवल पुस्तकों तक, केवल बोलने लिखने तक, केवल चिंतन तक इतना ही जाता है। अनुसंधान भी करो तो वो एकेडमिक ही है, केवल माने एकेडेमिया माने बोलना लिखना पढ़ना, सेमिनारों में भाग लेना, यही है। व्यवहार तक, घर तक, व्यक्तिगत जीवन तक, परस्पर संबंधों तक, परस्पर एटीट्यूड तक ये जाता नहीं है। और सबसे बड़ा फ्लॉ यदि हमारे ज्ञान क्षेत्र का है तो समाज शास्त्र का चिंतन ही नहीं होता है। और ब्रिटिशों ने जो सबसे बड़ा घात किया है वह समाज व्यवस्था पर किया है, उसके एक अंग के रूप में अर्थव्यवस्था पर हुआ है। अर्थव्यवस्था में तो आज हम थोड़ा अभी जागरूक हुए कि ये क्या हो रहा है, नहीं फिर भी जागरूक नहीं है। हमारी आज की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से यूरो अमेरिकी मानकों पर ही चलती है, परंतु समाज व्यवस्था को तो कोई आधार ही नहीं है, बिल्कुल आधार नहीं है। वो यदि समाज व्यवस्था चल रही है तो कल्चरल मार्क्सिज्म जिसको कहते हैं, वोकिज्म जिसको कहते हैं, उसके आधार पर चल रही है। ये इंडिविजुअल की बात हुई। और कुटुंब की बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट थियरी के आधार पर ही चलती हैं। आप चाइल्ड राइट कमीशन देख लो या काउंसलिंग देख लो, स्टूडेंट काउंसलिंग देख लो, करियर काउंसलिंग देख लो, रिटायर्ड पर्सन्स के लिए जो काउंसलिंग होता है वो देख लो। सारा का सारा इंडिविजुअल बेस्ड है, जबकि हम अब थियरी में कहते हैं कि भारतीय समाज व्यवस्था की इकाई कुटुंब है, व्यक्ति नहीं। परंतु इस देश की सारी व्यवस्थाएं व्यक्ति केंद्रीय ही है, वो कुटुंब केंद्रीय है ही नहीं। तो यहाँ से तो ये तो मूल है। दूसरा, अभी जो संदीप जी ने कहा न कि अगले 50-60 वर्ष लगेंगे, बात तो ठीक है, 3 पीढ़ियां तो लगने वाली हैं ये बात। परंतु आज से 50-60 वर्ष पूर्व की यदि बात करें तो लिखना पढ़ना नहीं जानने वाली घर की वृद्ध दादी माँ का भी बहुत सम्मान होता था, बहुत प्रतिष्ठा थी। उसका कहना मानना, ये चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी हो तो भी करता था, और किसान होता था वो भी करता था। और उसको जो व्यवहार की समझ थी
वो हमारे में नहीं है, ऐसा भले भले विद्वान पुत्र भी मानते थे। वो हमने उसको देखना बंद कर दिया, समझना बंद कर दिया। ब्रिटिशों को वो समझने की कोई दृष्टि ही नहीं थी। बाकी जो घर में भोजन बनाकर खिलाती थी और वो सबसे अंत में खाती थी, उसका प्रभाव चरित्र पर बहुत गहरा होता ही था। वो तो हम कितने ही उदाहरण हमने इसके देखे होंगे, या हम देख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है, देख भी सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ये एकात्म व्यवस्थाएं हैं और मुझे बहुत एस्पिरेशंस, माने ऐसी आकांक्षाएं कि भृगु याज्ञवल्क्य श्रेणी के जो अध्येता हैं, ये इसमें नॉट ओनली पार्टिसिपेट करे, कंट्रीब्यूट करे। हम ये कुंभ मेले में जो धर्म संसद होती है, उसका कोई उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। ऐसे भटक रहे हैं, भटका रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो कौन करेगा ये? अभी हमारे शैक्षिक संगठन तो बेचारे इसकी गंध भी नहीं उनको कि प्रश्न क्या है हमारे। तो हम समझते ताई हैं कि गीता हाँ, हाँ, गीता जी में भी शुरुआत के श्लोकों में पहले अध्याय में ही वर्ण संकर और उससे हाँ, सामाजिक हाँ, व्यवस्थाओं पे हाँ, कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, कितना हाँ, सुंदर हाँ, तरीके से उस चित्र को बताया है। रखा है कि वो बहुत हाँ, भयावह स्थिति होने वाली है हाँ, उसका हाँ, बड़ा। हाँ, हाँ, और स्त्री में लज्जा और शील का स्वयं में जो वो भाव नहीं रहा है। हम्म, दोषी उसका पुरुष है, लेकिन हाँ, वो जो भाव स्त्री में था वो तो हमने खत्म ही कर दिया। हम्म। हम्म। तो ये जाति, वर्ण, धर्म, कुटुंब आदि महाभारत में कितना उसका विस्तार से वर्णन मिलेगा हमको, परंतु महाभारत का अध्ययन तो नहीं करते हैं। ये सारी बातें हैं वो नहीं करते हैं। सर्वसामान्य लोगों के लिए पुराण भी बहुत मार्गदर्शक हैं, परंतु पुराण कथाएं कर रहे हैं, ऐसा करते हैं। उपनिषदों में है, ब्राह्मण ग्रंथों में है, स्मृति ग्रंथों में है, बहुत है, बहुत है। लेकिन आज के दृष्टि से स्मृति ग्रंथों का, ब्राह्मण ग्रंथों का आदि का सारा अध्ययन होता है। ये पहले तो ये न हो, ये रुक जाए कि उनकी दृष्टि से हमारे शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन न करो, मूल्यांकन न करो, हमारी दृष्टि से हमारा अध्ययन करो। ये जो उस दिन विद्या क्षेत्र में भरत अन्ना कह रहे थे ना कि वो क्या कर रहे हैं, तो परिष्कृत कर रहे हैं। क्या परिष्कृत कर रहे हैं? तो भारतीय शास्त्रों का अंग्रेजी में, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के संदर्भ में जो प्रतिपादन हुआ है, उसके कारण से हमारी संकल्पनाओं का, हमारी व्यवस्थाओं का जो विकृतीकरण हुआ है, उसको ठीक करो पहले तो। ये वही कह रहे थे। तो हम ये कहते हैं कि भूल जाओ उन्होंने क्या किया, भूल जाओ ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, भूल जाओ का उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, हमारा क्या है और हम आज क्या कर सकते हैं, इसका संधान करो। हम कहते हैं चाणक्य के काल को 21वीं शताब्दी से जोड़ो, बीच के 2500 वर्षों का अंतर कैसे पाटेंगे ये देखो। हम बीच में मुगल और ब्रिटिश, शक, हूण, कुषाण ये सब आक्रांता आ गए। तो शक, हूण, कुषाणों का तो इतना प्रभाव अभी नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु मुगलों का भी इतना नहीं है जितना ब्रिटिशों का है, यूरो अमेरिकी लोगों का है। उस प्रभाव के चलते हम सब कुछ कर रहे हैं। इसको पहले भूल जाओ, एक तरफ कर दो, उसकी बात ही मत करो कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। चाणक्य से लेकर आज का संधान करो। ये क्या है? देशिक शास्त्र का प्रयास ऐसा है। देखो, वो इंग्लिस्तान और ग्रीस और इसकी बात तो करते हैं, परंतु वो अपनी दृष्टि से उनका मूल्यांकन करते हैं। और 5 अन्निक है यदि एक अध्याय के, तो अंतिम एक अन्निक में उनके राज्य व्यवस्था, उनकी कुटुंब समाज व्यवस्था आदि की बात करते हैं, बाकी तो हमारी ही बात करते हैं। ऐसे आज हमारी ही बात करने की बहुत आवश्यकता है।
भाई 6:04 हुए हैं। औसत होती है, उसका कोई कोई योगदान नहीं इसमें। इसी प्रकार से ये शैक्षिक संगठनों का विपरीत योगदान है, ऐसी मानसिकता निर्माण करते हैं। तो इसको लेकर फिर अब पुनरुत्थान की बात करो। ये जो 8 लोग अभी हैं भृगु याज्ञवल्क्य में, श्वेत केतु से आएंगे और इनको मिलकर करना क्या है? अगर ये प्रश्न मूल से हम छेड़ेंगे नहीं तो फिर आशा ही नहीं है कहीं। हाँ, लता जी, हमको 6:15 को दूसरी बैठक है। जी, नमस्ते। जी। इस बार पूर्णप्रमति में एक पेरेंट आए थे जुड़ने के लिए। वो पत्नी काम कर रही है, अभी पति घर में है। वो उनके बैकग्राउंड पता चला, उनको सामाजिक कार्य करने में बहुत इच्छा है, कृषि करने में। इसलिए वो बहुत अभिमान से बोल रहा था, मैं घर पे हूँ और मेरे पत्नी घर को आर्थिक व्यवस्था कर रही है। ये एक इंटरेस्टिंग विषय था। इसके बाद मैं सोच रही थी, जैसे हम बोल रहे हैं कुटुंब को यूनिट मानना है। पहले जब मैं छोटी थी और इसे भी पीछे घर के एक बहुत सालों से इस घर से नहीं बात कर रहे हैं, कुटुंब का द्वेष हो रहा था। आज वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कुटुंब ही नहीं है। कुटुंब ही नहीं है। हाँ, हाँ। ये अगर इस फैमिली उस फैमिली से नहीं मिल रहा है तो एक आदमी अलग रूप से मिलता होगा। ये कुटुंब भाव भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, पूरा एक इंडिविजुअलाइज्ड हो चुका है। माने वो व्यवस्था कानून से शुरू हुई, सामाजिक थियरीज में आ गई। वो पढ़ाया तो वही ना समाज शास्त्र में, कुटुंब एज ए यूनिट नहीं है, व्यक्ति एज ए यूनिट है। सारे कानून स्त्री को व्यक्ति मानकर होते हैं, स्त्री माने स्त्री पुरुषों को व्यक्ति मानकर होते हैं, और उसमें स्त्रियां फिर डिप्राइव्ड क्लास है। इसको मानकर ही होता है। रिजर्वेशंस क्यों चाहिए? पुरुष तो आगे नहीं आने देते स्त्रियों को, इसलिए हमारा कोई स्थान ही नहीं है। तो फिर हमको सभी जगह पर अवसर चाहिए। ऐसा सारा इसमें से आता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ यूनिवर्सिटी इज द एपिसेंटर ऑफ ऑल दीज कल्चरल कैलेमिटीज। वही स्रोत है। उसका प्रभाव जहां तक जाता है वहां तक विनाश होता है। भी 4-5 प्रयोग ऐसे अभी मेरे परिधि में मैं देख रही हूँ। पिछले बार जब आप आए थे, कन्या गुरुकुल या स्त्री धर्म, ऐसे नहीं, दंपति धर्म के बारे में सोचने के लिए। ऐसे ही अभी 4 प्रयोग अभी शुरू हुआ है इधर विद्यापीठ में मैं देख रही हूँ। आपको जो कुछ डिग्री करना है या कॉमर्स में करना है, साइंस में करना है, वो तो इधर आप कर सकते हैं। ये कन्या गुरुकुल डिजाइन किया है ताई। हाँ, वो इधर लौकिक अध्ययन भी होगा और अभी जो स्त्री धर्म का विषय है वो अच्छी तरह से होगा। तो करियर कैसे हम सोचना चाहिए, वो अभी विद्यापीठों में सोचा जा रहा है। 4 प्रयोग अच्छा। ऐसे मैं देख रही हूँ इधर। हाँ, तो एक अच्छा प्रयोग है। हाँ बिल्कुल। हाँ, इसके बारे में और अधिक बात भी हमको करना चाहिए। कभी इसी घट में आप करिए इसकी। अभी ज्ञान सागर के ग्रंथों में हम करना चाहते थे इसको लेकर स्त्री विमर्श, स्त्रियों की दृष्टि से, स्त्रियों द्वारा स्त्री विमर्श, पुरुषों द्वारा पुरुष विमर्श, स्त्रियों द्वारा पुरुष विमर्श, पुरुषों द्वारा स्त्री विमर्श, और स्त्री पुरुष दोनों ने मिलकर स्त्री पुरुष विमर्श। ऐसे यदि किया जाए तो फिर देखते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों मिलकर स्त्री पुरुष विमर्श करते हैं, तब ऐसा विमर्श करने की योग्यता क्या है? पहले तो वो आंदोलन करने वाली स्त्रियां और चुप बैठो तुम्हें कुछ नहीं आता ऐसा कहने वाले पुरुष तो उसमें नहीं चलेंगे।
तो इसकी योग्यता किसकी है? ऐसी जो चिंतन सभा होगी, हम उदाहरण तो देते हैं कि मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, तो निर्णायक तो भारती थी, मंडन मिश्र की पत्नी थी। ये योग्यता कहाँ से आती है, कैसे आती है? और वो तो आती है, नहीं आती है ऐसा नहीं है, उदाहरण तो हजारों मिलेंगे। तो इन बातों पर जरा हमारा समाज शास्त्रीय सांस्कृतिक चिंतन चलना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेस। अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था ये तो बात की बात है, पहले ये तो आधारभूत व्यवस्थाएं हैं।